हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण शर्मा। और बेटा हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में, फिर आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, फिर आपके रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट के बारे में और देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसी होती है, वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। आज हमने जहां पे लास्ट टॉपिक छोड़ा था यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे छोड़ा था, तो आज हम उसी टॉपिक को यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेटा यहां से आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होंगे वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो पहले एप्लीकेशन क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती क्या है। तो आप नाम से ही समझना, यहां पर आपको मैंने क्या लिखा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको AR करके लिख लेते हैं शॉर्ट में, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सर ऐसी रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही हो उनको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी रिफ्रैक्शन जो आपकी एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही हो उनको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सर हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हो सकती है एटमॉस्फेयर की वजह से? आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा आपकी लेयर्स मौजूद होती हैं। पता है ना आपको, एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा लेयर होती हैं, आपकी ट्रोपोस्फेयर होती हैं और आपकी काफी ज्यादा लेयर होती हैं। मैं उसमें उस सब में बात नहीं कर रहा, बट आप चीजों को समझना। ये क्या है आपका यहां पर? सर ये क्या है, हमारा सन है, ये हमारे सन भाई साहब है, ठीक है। और सन से कौन सी रे आ रही है आपकी? सर सन से हमारी व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। अब आपको पता हो कि ना पता हो, अगर मैं आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो ये लेयर्स होती है ना, इनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। सभी के अंदर टेम्परेचर जो होता है ना बेटा, वो डिफरेंट होता है। हर लेयर के अंदर आपकी जितनी भी लेयर्स हैं आपकी मौजूद हैं, सबके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो इन सभी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंट होने से सर इसका व्हाइट लाइट का क्या, रिफ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट आ गया? मेरी बात समझना कि यहां पर बेटा अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंट है ना हर लेयर में, मान लीजिए कि यहां पर आपका टेम्परेचर, मैं आपका सपोज कर रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे -1500, यहां पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी इमेजिन कर रहा हूं मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, और यहां पे आपका 200 डिग्री सेल्सियस। ये इमेजिनरी है, मैंने आपका वो नहीं लिया, ठीक है। तो यहां पे आपके सभी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर यहां पर बेटा टेम्परेचर आपका डिफरेंट आ रहा है ना, तो अगर आपको एक बात याद हो कि जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पर अगर आपका सबका टेम्परेचर डिफरेंट है, इसका मतलब कि यहां पर आपका सभी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो व्हाइट लाइट आई, आपका बाहर एक मीडियम मान लीजिए, तो यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। यहां पे दूसरा मीडियम, तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन, यहां पर दूसरा मीडियम, तो फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। तो आपके इस एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हुआ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से इस व्हाइट लाइट को यहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का सामना करना पड़ा। और मल्टीपल रिफ्रैक्शंस किस वजह से हुए? इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से आपको यहां पर देखने को मिले। तो एटमॉस्फेयर की वजह से यहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुए और आपके यहां पर एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर आपके हर जगह डिफरेंट, टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से सर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से व्हाइट लाइट आपकी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की यहां से गुजरी, जिस वजह से आपका यहां पर रिफ्रैक्शन आया और व्हाइट लाइट आपके इतने पार्ट में यहां पर रिफ्रैक्ट हुई। इसी चीज को हम अपना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो इसी चीज को हम जरा आगे पढ़ते हैं और आगे चीज को देखते हैं। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं इस वाली चीज को, क्या लिखा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। क्यों? अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से यहां पर आपकी रिफ्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर मौजूद होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं।
जिस वजह से वहां पर आपका काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और यहां पर आप ये वाला पॉइंट भी पढ़ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये दोनों आपको मैंने बातें बता दी, क्लियर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब था वो आप यहां पर समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप इस वाले पॉइंट को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं कि सिमिलरली व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्पेस टू अर्थ, इट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और वहां पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जिस वजह से आपका वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। जो मैंने आपको बात बताई वही बात यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सर आपका जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपकी लाइट को काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन से गुजरना पड़ता है, समझ में आ गया। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है वो भी आपने यहां पर चीजें को समझ लिया। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं यहां पर, और ये एप्लीकेशन बेटा आपको एग्जाम के अंदर कंसेप्चुअल 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देके जाएगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर यहां से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आप इनका आंसर आप, अगर आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आता है तो तभी आप इनके बेसिस पे आंसर कर पाएंगे। तो आप देखिएगा हम एक सिस्टमैटिक पैटर्न से चल रहे हैं। मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ाया, उसकी एप्लीकेशन रेनबो फॉर्मेशन कैसा था मैंने आपको वो बताया। अब हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। तो एप्लीकेशन के अंदर अगर हम फर्स्ट बात करें, जो पेपर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आती है वो है आपकी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि भैया स्टार्स आपके क्यों ट्विंकल करते हैं, क्यों आपके ऐसे चमकाते हैं। तो समझना एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपकी ये स्टार्स आपको ट्विंकल करते दिखते हैं, ऐसे चमकाते हुए दिखते हैं, उनका रीजन क्या है, उनके पीछे रीजन होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों कि जो आपकी स्टार्स से, जो आपकी ये स्टार्स होते हैं ना, ये स्टार्स से जो लाइट आ रही होती है, ये लाइट कैसे पहुंचती है हमारे पास, आपके रिफ्रैक्शन के थ्रू पहुंचती है। तो जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करती है तो यहां पर आपको वो काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन से होकर गुजरती है, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो पेपर के अंदर आपको यही दोनों पॉइंट वहां पर लिखने होंगे। इनके बारे में अगर हम और बात यहां पर पढ़ें तो अगला पॉइंट देखिएगा, द कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। ये बात हमने पढ़ी है कि एटमॉस्फेयर के अंदर से जो डिफरेंट आपका टेम्परेचर होता है, उस वजह से आपकी जो लाइट आ रही होती है वो आपकी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस में गुजरती है और आपका वहां पर काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन होती है। तो जब आपकी स्टार लाइट हमारी आईज तक आपकी पहुंचती है तो वो कभी इंक्रीज हो रही होती है, कभी डिक्रीज हो रही होती है, कभी रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है। तो द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और हमें लगता है इसी वजह से कि आपके स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ा है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही वाली आपकी यहां पे बात आ रही है। ठीक है, तो आपके स्टार्स का ट्विंकलिंग का रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप पर ये बात जाके किसी बच्चे को मत बोलना जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख रहे हो, आप उसको बोलो ओए पता तेरे को कि ट्विंकलिंग किस वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो उस बच्चे को जाके ये मत बोलना, ठीक है, किसी बड़े को बोल देना कि सर आपको पता है कि ये ट्विंकलिंग किस वजह से होती है, ये हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, वरुण सर ने हमें ये बात बताई थी। ठीक है, तो आप यहां पर इस चीजों को याद रख सकते हैं। अब इसी से एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर स्टार तो हमारे ट्विंकल कर रहे हैं, बट हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स आपके ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि आपके जो स्टार्स होते हैं वो तो आपके रात को ट्विंकल करते हैं, बट प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, इसका रीजन बताइए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना बेटा, उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। और दूसरी चीज, वो आपके हमारे अर्थ के बहुत पास में होते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है और अर्थ के पास में यहां पे आपके ये प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ के पास में क्या होते हैं, ये सारे आपके प्लैनेट्स होते हैं, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, आपके इन प्लैनेट का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। सर साइज तो अपने आप ही बड़ा दिखेगा,
ये मार्कर है, आपने आई के पास रखा हुआ है तो आपको साइज बड़ा दिख रहा है। अगर इसी मार्कर को मैं 1 किलोमीटर दूर ले जाऊं, आपको क्या दिखेगा? साइज तो यार बहुत छोटा है इसका। आपको कोई गाड़ी है या हाथी है, अगर आपको बहुत दूर खड़ा है तो आपको लगेगा यार उसका साइज तो बहुत छोटा है। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज पहले नहीं पता, कोई भी XYZ ऑब्जेक्ट रखा, आपको लगेगा कि भैया उसका साइज तो बहुत छोटा है, पर जब वो पास में आया तो आपने आगे देखा यार इसका साइज तो बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि भैया अगर कोई चीज अपने से दूर है तो वो अपने को क्या लगती है, आपका छोटा साइज लगती है, और अगर वो पास है तो यानी वो कैसे अपेयर होती है, बहुत बड़ी अपेयर होती है। द प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर प्लैनेट के अंदर हम बात करें तो अगर जैसे प्लैनेट है ना, तो प्लैनेट को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? प्लैनेट को कंसिडर कर सकते हैं यहां पर काफी ज्यादा सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब जैसे आपके ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूं ना, ये सारे क्या है? आपके सोर्सेज ऑफ लाइट है। ये सारे क्या है? आपके सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो एक प्लैनेट को हम क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर भैया काफी ज्यादा सोर्सेज ऑफ लाइट कंसिस्ट होती हैं। आपने फिर दोबारा मुझसे पूछा, सर आप ये सारी बात तो बता रहे हो बट अभी तक रीजन समझ में नहीं आया कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। अभी आपको रीजन समझने आने वाला है, बस अब 2 मिनट दो, 2 मिनट के अंदर आपको सारे रीजन समझा दूंगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर पॉइंट पढ़िएगा, द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सम ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वन पार्ट, और दूसरा आपका नलिफाई कर देते हैं दूसरे पार्ट। समझना, मैंने आपको क्या बोला कि जो ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट के अंदर क्या है आपके, इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, ये सारे आपके हैं। अब मैंने क्या देखा, मैंने कहा ये प्लैनेट के सोर्सेज हैं, यानी यहां पे काफी ज्यादा ये सारे सोर्सेज है। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं ना, ये सारे आपके ग्लो करे। ये रेड से आपके जितने भी थे ये सारे क्या करें? ग्लो करें। और जो ये बाकी मैंने जो डिफरेंट है ना, ये बाकी जो है ये वाले आपके येलो वाले हैं, ये आपके ग्लो नहीं करें। ठीक है, कुछ टाइम पे ये ग्लो करे और कुछ टाइम पे ये ग्लो नहीं करे। अगले टाइम पे आया विद इन कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ देर बाद, तो जो ये रेड वाले हैं इन्होंने ग्लो करना बंद कर दिया और जो इन वालों ने आपके ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो भैया कुछ ग्लो कर रहे हैं, कुछ ग्लो नहीं कर रहे, और अगली बार में ये ग्लो कर रहे हैं, ये ग्लो नहीं कर रहे, तो मतलब एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला कि आपके इस टीम के अंदर 11 प्लेयर्स हैं, इंडिया की टीम में 11 प्लेयर्स हैं। ठीक है, 11 प्लेयर्स ने क्या करा? 5 प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है, और 5 प्लेयर्स जो थे उन्होंने बिल्कुल बेकार परफॉर्म करा। ठीक है, अगले मैच में क्या हुआ? अगले मैच में उन 5 प्लेयर ने बिल्कुल गंदा परफॉर्म करा। ये वाले जो 5 प्लेयर थे उन्होंने बहुत गंदा परफॉर्म करा, ठीक है, और पर दूसरे जो 5 प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। तो रिजल्ट क्या हुआ? पहले वाले मैच में इंडिया जीती और दूसरे वाले मैच में भी इंडिया जीती। तो आपको कंक्लूजन क्या पता लगा? आपको पता लगा कि भैया इंडिया जीती, इट रिस्पेक्टिव कि वो कौन सा प्लेयर चला, कौन सा प्लेयर नहीं चला। तो फर्स्ट मैच में ये वाले 5 चले, ये वाले 5 नहीं चले। ठीक है, और नेक्स्ट मैच में क्या हुआ कि ये वाले 5 आपके बिल्कुल डाउन हो गए और ये वाले 5 इन्होंने आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। दोनों रिजल्ट, दोनों के अंदर आउटपुट क्या है कि भैया इंडिया ने मैच जीता। तो यही चीज है कि भैया ये 5 ने एक बार ग्लो करा, इन 5 ने ग्लो नहीं करा, बट अगले बार में इन 5 ने आपका ग्लो नहीं करा और उन वालों ने ग्लो करा। तो यहां पे आप पढ़ सकते हैं द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दीस पॉइंट, ये आपकी जो पॉइंट्स है, द सोर्स ऑफ लाइट वन पार्ट आपका क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, बट वो नलिफाई हो जाता है किससे? दूसरे वाले पार्ट से। एक पार्ट आपका प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स, दूसरा पार्ट आपका नलिफाई कर रहा है। इसी वजह से आपकी वहां पर लाइट को आप कंसिडर नहीं कर सकते। आपको लगता है कि भैया वो पूरा कंटिन्यूसली आपका डिम या फिर आपका ग्लो कर रहा है। दूसरी चीज कि आपका इसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। प्लैनेट का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो आप इसकी जो अगर ये वेरिएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंटिन्यूस चेंजिंग एटमॉस्फेयर अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट बिकॉज इसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने की वजह से आप यहां पर रिफ्रैक्शन को नोटिस नहीं कर पाते। तो इसके अंदर आपको 2 रीजन याद रखने हैं, 2 रीजन याद रखनी है। 2 रीजन क्या? पहला रीजन आप क्या बोलेंगे कि सर जो आपके प्लैनेट्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो क्या होता है? काफी बड़ा होता है। दूसरा रीजन आप क्या बोलेंगे कि सर जो ये प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, इतने अगर ये 2 पॉइंट लिख दोगे तो इतने के अंदर भी टीचर समझ जाता है। अगर आपको मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे एक और बात बताई क्या, कि प्लैनेट्स को कैसे कंसिडर करते हैं?
सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से आपके कुछ पार्ट तो ग्लो कर रहे होते हैं, कुछ पार्ट आपके ग्लो नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट टाइम पे आपके ये वाले पार्ट ग्लो नहीं करते, ये वाले पार्ट आपके ग्लो करते हैं। तो टोटल इफेक्ट आपका नलिफाई होता है, आप उसके अंदर चेंज नहीं बता सकते। तो इसी वजह से आप प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं कि प्लैनेट्स हमारे ट्विंकल नहीं करते, बट स्टार आपके ट्विंकल करते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली चीज आती है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, अपने को जो हमारा जो स्टार होता है ना बेटा, हमारा जो स्टार होता है वो एक्चुअल में यहां पर मौजूद होता है, और अपने को लगता है कि भैया अपना स्टार आपका यहां पे मौजूद है। तो आपसे पेपर में पूछता है कि ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार का रीजन क्या है। तो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार का रीजन भी क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो आप यहां पर अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, यहां पे आप अगर ध्यान से पॉइंट पढ़ेंगे तो एयर द हाई अप ऑफ द स्काई इज रेयर बट द नियर द अर्थ इज डेंसर। जो आपकी हवा में एयर होती है ना, जो आपकी एकदम ऊपर की तरफ एयर होती है स्काई के पास, वो कैसे एक्ट करती है, आपकी रेयर की तरह एक्ट करती है। और नीचे वाली आपकी कैसे करती है, डेंसर की तरफ, जो हमारे अर्थ के क्लोज है। तो यानी आपकी लाइट कहां से आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है। यानी यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट आपकी ऐसे आई। जब इसने इस लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करा तो इसको लगा कि भैया स्टार कहां है हमारा, यहां पे है। बट एक्चुअल में स्टार होता कहां है, यहां पे होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी आंसर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनका अगर आप यहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का नाम भी लिख देंगे तो भी टीचर आपका समझ जाएगा कि आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है। क्लियर, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला चीज देखते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपको ये वाले हमेशा क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे एग्जाम के अंदर आपके ना। चलिए इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, समझना। ये आपको पता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अपने को आज पता लगा कि भैया आज सनराइज का टाइम 5:45 है, तो अपने को 2 मिनट पहले ही आपका सन दिखने लग जाता है। 5:45 की जगह 5:43 के ऊपर आपको सन दिखने लग जाएगा। अगर मैंने बोला कि आज सनसेट का टाइम 6 o'clock है, 6 in the evening, तो आपको जो सनसेट दिखेगा आपको 6:02 तक दिखेगा। मतलब आपको एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट। तो पेपर में पूछते हैं बताओ इसका रीजन क्या है, ये किस वजह से हो रहा है। तो इसका रीजन भी क्या है बेटा, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इसका रीजन भी क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। समझना होता क्या है, आपका सन कहां होता है, सन आपका एक्चुअल यहां पे मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या लाइन क्या है आपकी, होरिजन है। तो हम क्या कहते हैं कि भैया यहां पे होरिजन लाइन, और अगर सन की इसमें बात करें तो यहां पे एक्चुअल में होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में सन होता कहां है, आपके होरिजन से बिलो होता है। आपके होरिजन से कहां होता है, बिलो होता है। बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें लगता है कि वो आपका जो सन है वो कहां है, अबव द होरिजन है। तो इसी वजह से अपने को सन यहां पर नजर आता है, बट एक्चुअल में सन यहां पे होता है। तो इसीलिए आपका सन यहां पर है। अगर हम बात करें 5:43 पे सन आपका यहां पे मौजूद है, बट अपने को सन कहां दिखता है, आपका यहां पे दिखता है। ये अपेरेंट पोजीशन यहां पर दिखने लग जाता है। तो ये किस वजह से दिखता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। तो इसके अंदर आप पॉइंट्स ऐड करके अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट की। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट की बात है, ये बात बेटा हम क्या करते हैं, इस बात को हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां से बेटा आपके जो मैंने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसकी एप्लीकेशन कराई, यहां से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूं आप उनको करते चलो, आपको एग्जाम के अंदर और आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी जल्दी जल्दी क्लैरिफाई होते रहेंगे।
तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी जो चीजें हैं वो अपनी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज थम्स अप कीजिएगा, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एज यूजुअल शेयर जरूर करना। और अगर कोई कॉन्सेप्ट बच गया हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं। तो अभी तक आप हम यहाँ पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।